जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस पेपर 2 जो कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का, और उस सीक्वेंस में हम लोग लक्ष्मीकांत को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एम लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है पॉलिटी का, जो कि 6th एडिशन है, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डील करता है, उसके टॉपिक 2 यानी लेसन 2 कौन सा है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं, अपनी पॉलिटी की बुक जो कि एम लक्ष्मीकांत सर का है उसको आप खोल लीजिए और उसमें लेसन 2 निकाल लीजिए। जो भी यहाँ पर मैं मार्क करवाऊँगा, जो कुछ भी मैं बोलूँगा, वो सारे कुछ आपके बुक में वहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले अब जैसे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि लेसन 2 का है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 1934 है, 1934 में क्या हुआ कि 1934 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया आया था। ठीक है, और ये पहली बार किसके द्वारा आया था? एम एन रॉय के द्वारा। और 1934 के बाद क्या होता है? 1934 के बाद 1935 में आईएनसी ने पहली बार ऑफिशियली क्या करते हैं? इसको डिमांड करते हैं। ठीक है, फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको 1938 में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस बात को, और इस बात को आप क्या कर सकते हो? अच्छे से अंडरलाइन करके आप उसको मार्क कर लो, जिसको आप आंसर राइटिंग के लिए मार्क कर लो, और उसके जस्ट बगल में एम लिख लो। एम फॉर मेंस, आपको मेंस में उसको लिखने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। ठीक है, इस बात को फाइनली 1940 में क्या हुआ था कि अगस्त ऑफर के द्वारा क्या किए गए थे? इस डिमांड को एक्सेप्ट किए गए थे। इस डिमांड को क्या किए गए थे? एक्सेप्ट किए गए थे। और जिसके लिए क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि 1942 में, आप बता देना कि 1942 में उस समय कौन सी मूवमेंट चल रही थी? वर्ल्ड वॉर 2 का तो समय था, लेकिन इंडिया में कौन सा मूवमेंट की बात हो रही थी उस समय? ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स होते हैं 1942 में, वो आते हैं, और उसमें क्या कहते हैं? उनका क्या था कि ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रेम करने हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एडप्ट करने हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो ये फ्रेमिंग की बात करता है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिए गए थे। आपको पता है जैसे कि मुस्लिम लीग ने क्या किए थे? मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर दिए थे। और फाइनली क्या होता है? कैबिनेट मिशन आते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैबिनेट मिशन आता है वो क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के प्रपोजल के। ठीक है, लेकिन मोर और लेस क्या होता है? मुस्लिम लीग यहां पर सेटिस्फाई हो जाता है। ये था आपका पहला टॉपिक। ठीक है, अब देखो बुक में जो सेकंड टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे जो दूसरे टॉपिक वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन द्वारा क्या किया गया? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन को क्या किया? फॉर्मुलेट किया गया। फॉर्मुलेट करने के लिए अब आपको पता है टोटल स्ट्रेंथ कितने थे? 389 जो कि टोटल स्ट्रेंथ थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से होने थे, और 93 जो होने थे वो प्रिंसली स्टेट से होने थे। इस बात को आप मेमोराइज कर लो। जब बात होती है 296 का, ठीक है, जब बात होती है 296 का, तो 296 में से 292 जो थे, वह जो 11 जो गवर्नर के जो प्रोविंस थे वहां से क्या होने थे? इलेक्ट होने थे। और बाकी जो 4 थे, है ना, बाकी जो 4 थे 292 प्लस 4 इज इक्वल टू 296, जो बाकी जो 4 थे वह चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से होने थे, यानी कि
4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से वहाँ से एक-एक वहाँ से क्या करने थे, अडॉप्ट करने थे, यानी कि इलेक्ट करने थे। अब ये जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, है ना, ब्रिटिश प्रोविंस के जो सीट्स थे, उसमें से क्या होते हैं, वो सीट क्या होते, 3 पार्ट में डिवाइड थे। पहला जो था मुस्लिम के लिए, दूसरा जो था सिख्स के लिए, और तीसरा जिसको कहते हैं जनरल। ठीक है, इस जनरल में क्या हुए, सभी लोग आए एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स। क्यों? क्योंकि मुस्लिम और सिख को पहले से सीट्स दे दिए गए थे, और इनका जो प्रोपोर्शंस थे, किसके बेसिस पे थे, इनका प्रोपोर्शंस पॉपुलेशन के बेसिस पर फिक्स किए गए थे। ओके, और इस चीज को आप हाईलाइट कर लो, अच्छे से समझ लेना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी in the provincial legislative assembly and voting according to the method of proportional representation by means of single transferable vote system। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम लोग करते, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के मेंबर का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का जो इलेक्शन होती है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मर वोट सिस्टम होती है। इतना जान लो, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे बाद में, यानी कि आगे आने वाले लेसन्स में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, हम ये नहीं कह सकते ये पूरी तरह इलेक्टेड थी या पूरी तरह नॉमिनेटेड थी, बल्कि ये पार्शियली क्या थी, पार्शियली क्या थी, इलेक्टेड बॉडी थी, और पार्शियली क्या थी, नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, जब बात होती है 296 के इलेक्शन का, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि 296 जो बुक सीट्स है, उसमें से आईएनसी 208 सीट्स दिए गए थे, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स, और अदर इंडिपेंडेंट जो थे उसको कितने सीट दिए गए थे, 15 सीट दिए गए थे। इस चीज को आप मार्क कर लो बुक में, जो लिखा हुआ है कि अल्दो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representative of all section of Indian society। इसको आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, और बगल में क्या लिख लो, एम लिख लो। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू राइट फॉर द मेंस। फ्रेंड, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप बस मेरे साथ रहो, मैं पूरा लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको रिवाइज भी करने हैं तो मेरे ऑडियोस या वीडियोस देखते हुए रिवाइज कीजिए, सुनते रहिए, अपनी बुक पे टोटली कंसंट्रेट कीजिए, और आप देखिए कि आपको कितने अच्छे से आपको मैं समझा देता हूँ। मैं जो दूसरा टॉपिक है इसमें, इस सीक्वेंस में, इस बुक में, इस लेसन में, वो है वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक बात बताओ, अगर आपको इन दोनों टॉपिक से जो अभी मैंने डिस्कस किया, इन दोनों टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है, तुरंत आप क्या काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इस सीक्वेंस में हमारा कौन सा है, वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखना, जो भी मेमोराइजिंग फैक्ट है बुक में, ऐसा नहीं कि मैंने लीव कर दिया है। ठीक है, उसको मैं सेपरेटली जब लास्ट होगा ना, तो उस समय मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट मीटिंग जब कब हुआ था, दिसंबर 9 1946 को हुए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग मेमोराइजिंग फैक्ट है, तो इसको हम लोग आराम से लास्ट में, इसी लेसन के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे। लेकिन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज़ याद रखना है ना, कि उस समय टोटल कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो आप देख लेना कौन कौन से नेम है। पहले तो प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑप्ट किया गया था असेंबली के लिए, और 2 वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया था 2 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो याद रखना कि इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने बस ऐसे ही कभी काल, फिलहाल तक तो नहीं, अगर मान लीजिए प्रियम्बल थोड़ा सा पढ़ा है तो, या फिर कभी एनसीईआरटी में देखा है कहीं प्रियम्बल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करता है, तो याद रखना कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो बात बोली है फंडामेंटल एंड फिलॉसफी की, उसको कहाँ पर रखे गए, वहाँ उसको उसी चीज़ को हम लोग कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, उस चीज़ को हम लोग लिख दिए हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो एक बार आप रीडिंग लगा लो, ठीक है। और उसको रीडिंग लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आपको ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन वगैरह आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन याद रखना वो सारी चीज़ आप कहीं ना कहीं प्रियम्बल में देखोगे, ठीक है। तो फाइनली इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिए गए एज प्रियम्बल में, और जो कब ऐड किए गए थे, जनवरी 22 1947 को, ठीक है। एंड इट्स मॉडिफाइड वर्सन, इसकी मॉडिफाइड वर्सन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मॉडिफाइड वर्सन को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ तो कोई डाउट? ओके। अब क्या है कि जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक इसी सीक्वेंस में हो, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, तो क्या चेंजेस लाया गया? तो सबसे पहले आप इतना जान लो कि अप्रैल 28 1947 को, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट्स के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कितने स्टेट के? 6 स्टेट्स के, वह असेंबली के क्या थे? पार्ट थे। वह असेंबली के क्या थे? पार्ट थे। लेकिन माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद, जिसको जून 3 1947 प्लान भी कहते हैं, उसके एक्सेप्टेंस के बाद, जैसे कि पार्टीशन होते हैं किसके? कंट्री के, तो उसमें क्या रखे गए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? आइदर यू रिमेन इंडिपेंडेंट और ज्वाइन इंडिया और ज्वाइन पाकिस्तान, ठीक है। दे वर हैविंग 3 ऑप्शंस टू डू सो। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा क्या हुआ? 3 चेंजेस लाए असेंबली के पोजीशन में। जो पहला चेंज था ये था कि असेंबली जो होंगे ना, वह फर्स्ट पार्लियामेंट बनेंगे किसके? फ्री इंडिया के, ठीक है। इसका मतलब ये डोमिनियन लेजिस्लेचर होंगे। और वेनेवर द असेंबली मेट एज द कंस्टिट्यूएंट बॉडी, जब भी वो कंस्टिट्यूएंट बॉडी के लिए या फिर कंस्टिट्यूएंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए मिले, तो उनको क्या कहा गया? उनको चेयर किसके द्वारा किए गए? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर किए गए, ठीक है। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए यानी रूल मेकिंग बॉडी के लिए, लॉ मेकिंग बॉडी के लिए जब आए, तो उनको किसके द्वारा चेयर किए गए थे? वो चेयर किए गए थे जीवी मावलंकन के द्वारा, ठीक है। और ये दो फंक्शन कंटिन्यूड हुए थे। कब तक ये कंटिन्यूड थे? नवंबर 1946 तक। अब इसके कारण क्या है हम लोग प्रियम्बल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नवंबर 1946 में ये जो टास्क थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वो क्या था? ओवर हो गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था 26 नवंबर 1946 वी अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू आवरसेल्फ। प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो उस दिन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकिंग प्रोसीजर थे वो उनका लास्ट डेट था, ठीक है। ये 3 चीज था, तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। ओके, तो इसके साथ क्या हुआ? कुछ और भी फंक्शंस थे जो परफॉर्म किए गए थे। पहला क्या था? देखिए, तो मैं 1949 में, ठीक है, मई 1949 में क्या हुआ था कि ये जो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थे, इंडिया ने क्या किया? रेटिफाई कर दिया कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप। दूसरी बात क्या था? जुलाई 22 1947 को क्या किया था? नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किए गए थे। अब बताओ नेशनल फ्लैग क्या है हमारा? ट्राई कलर है ना। तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा क्या था? जनवरी 24 1950 को क्या किए गए थे? पहला हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, उसको अडॉप्ट किए गए थे नेशनल एंथम को। दूसरा क्या किया गया था? नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, उसको अडॉप्ट किए गए थे। और तीसरा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किए गए थे बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मर वोट सिस्टम, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक फॉर्म है, ठीक है। अब इतना जान लो,
कि जब से कैबिनेट मिशन प्लान या कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई है और नवंबर 1946 तक हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल कितने सेशंस मिले? टोटल 11 सेशंस। ठीक है, तो सेशंस क्या होते हैं? जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशंस होते हैं ना, टोटल कितने हुए हैं? 11 सेशंस हुए हैं। और ये 11 सेशन कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, क्या कंपैरिजन है? आप एक बार देख लो पेज नंबर 2.10 में, उसमें लिखा हुआ है कि यूएसए में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 7 आर्टिकल्स। ठीक है, कनाडा में टोटल कितने आर्टिकल्स है? 147 आर्टिकल्स। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 128 में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में कितने हैं? 153 में। हालांकि इन सभी से ज़्यादा आर्टिकल कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। लेकिन आपको टाइम टेकन जो हो सकता है, यूपीएससी के पीटी में क्या किए जा सकते हैं? अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ देख लो यूएसए ने कितना लिया? 4 महीने से भी कम लिया है ना, लेस देन 4 मंथ्स। और ये जो कनाडा थे वो क्या लिए? 2 साल और 6 महीने तक लिए हैं अप्रॉक्स, है ना। हम लोग ने कितना लिया है? 2 साल 11 महीना। तो इंडिया क्या है? ज़्यादा है इससे। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 9 साल लिए हैं। ठीक है, 9 ईयर्स। तो इससे हम लोग ने क्या किए? कम लिए। साउथ अफ्रीका ने 1 ईयर लिए हैं। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करके आप आंसर लिख सकते हो। दूसरी टॉपिक इसके सीक्वेंस में कौन सा है मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको याद करने होंगे कि टोटल कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मेजर कमिटीज़ है। तो मेजर कितने हैं इसको आप मेमोराइज कर लेना। टोटल 8 मेजर कमिटीज़ है, इसके नाम आप देख लो और इसको मेमोराइज कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं माइनर में। ठीक है, तो माइनर टोटल कितने थे? 13 थे। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि अगस्त 29 1947 को कंस्टिट्यूएंट किए गए थे, है ना। तो इसको क्या किया गया था? फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके टोटल कितने मेंबर थे? ठीक है, इसके टोटल कितने मेंबर थे? तो इस चीज़ को आप याद कर लो, टोटल 7 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे? तो पहले आपको पता होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो कि इसके चेयरमैन थे। दूसरे कौन थे? तीसरे कौन थे? चौथे कौन थे? पांचवे कौन थे? छठे कौन थे? सातवें कौन थे? तो यहाँ पे 7 नेम तो आपको याद करने हैं, लेकिन +2 में और नाम याद करने जो कि बी एल मित्तर हो गए और एक हो गए डीपी खैतान हो गए। ठीक ले, तो आपके टोटल कितने नाम याद करने हैं? 9 नाम याद करने हैं। लेकिन ये जो 7 मेंबर कमिटीज थी, ठीक है, फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट क्या किए थे? पब्लिश कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? उसमें एक चीज मार्क करने के लिए आप मार्क कर लो, द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। ये था फर्स्ट ड्राफ्ट की बात। जो सेकेंड ड्राफ्ट आया था वो कब आया था? अक्टूबर 1948 को। ठीक है, अब याद रखना इस बात को कि इस चीज को आप मार्क भी कर लो। द ड्राफ्ट कमिटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट इन ऑल इट्स सेट ओनली फॉर 141 days। तो आप लोगों ने पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी को इसी कारण ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कही जाती है, क्योंकि कम समय लिया था ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में। ठीक है, और इस पर कुछ जोक्स वगैरह भी थे जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने क्या किए थे? बहुत इंजॉय किए थे एज अ जोक्स। ठीक है, दूसरी बात ये, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इनैक्टमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखना अगर हम लोग इनैक्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नवंबर 26 1949। ठीक है, 1949 में क्या हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज एडप्टेड। ठीक है, 1949 में क्या किए थे? हम लोग एडप्ट किए थे। और उस समय में क्या कंटेन करते थे? उस कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेनिंग क्या थी? प्रियम्बल,
उसके बाद 395 आर्टिकल्स, आज बताना कितना है, 8 शेड्यूल्स, ठीक है, आज बताना टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। और द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। अब एक बात बताओ, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेजेस से अगर आप जुड़े हो तो आपको आइडेंटिटी कार्ड कब दिए जाते हैं, जब आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो। तो ये एडमिशन टोटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में आपको क्या मिल रही है, आइडेंटिटी कार्ड। तो जाहिर की बात है आइडेंटिटी कार्ड आपको कब मिलता है, बाद में। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल यहां पे ये आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स कब किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे, इनेक्ट किए गए थे, गिवन किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कुछ प्रोविजन को 1949 को ही अडॉप्ट कर लिए गए थे, जो कि नवंबर 26 का है। लेकिन कुछ प्रोविजंस को जनवरी 26 1950 को क्या किए गए थे, जिस डेट को हम लोग क्या कहते हैं, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, ठीक है, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। और इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना आखिर क्या कारण था, तो जनवरी 26 1930, इस डेट को आप याद करो। उस दिन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किए गए थे, ठीक है। किसके बाद, दिसंबर 1929 में, जो कि आईएनसी का क्या हुआ था, एनुअल सेशन हुआ था लाहौर में, और उसको कहते हैं लाहौर रेजोल्यूशन। उस दिन क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस की बात कही गई थी, पूर्ण स्वराज को क्या किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे। और 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज डे क्या किए गए थे, सेलिब्रेट किए गए थे बाय दी आईएनसी और पूरा इंडिया के द्वारा। लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आपको पता है कि ऑपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिक्स क्या थे। जो पहली बात कही गई थी, ये कहा गया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। और दूसरी बात, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे नहीं थे। तो आपको बताने हैं, आपको थोड़ा सा सोचना है, ऐसा क्यों, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो धीरे धीरे जानेंगे आखिर क्या था। हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। मान लीजिए अगर डायरेक्ट मेकिंग बॉडी होता है तो उस समय का समय देख लो कितना समय लगता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर लो तो देख लो क्या होता है। अब ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी, दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स के बेसिस पे क्रिएट किए गए थे। जो तीसरा डिमेरिट पॉइंट ये था कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि 2 साल 11 महीना और टोटल कितने दिन लिए गए थे, 18 दिन जो लिए गए थे, वह काफ़ी समय था, काफ़ी समय हो गए। इसका मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम। और इसने कंपैरिजन किया था किससे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, ये जो नजीरुद्दीन अहमद थे, इन्होंने क्या कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी तक कह दिया, है ना। दूसरी बात, तीसरी बात क्या था कि ये डोमिनेटेड थे कांग्रेस के द्वारा। इस बात को याद रखिए, कांग्रेस एट दैट टाइम वाज नॉट अ पार्टी, रेदर देन इट वाज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मूवमेंट। इट वाज कॉल्ड ऑल इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आपको पता है उसमें काफ़ी ब्लॉक से ऑपोजिशन का भी उसमें उसी के अंदर थे। स्वराजिस्ट जब आए थे तो उसी के अंदर एक पार्टी थी, उसके बाहर की पार्टी नहीं थी, है ना। तो इस बात को आप मार्क कर लो किताब में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन essentially one party country. The assembly was the congress and the congress was India. इस चीज को क्रिटिक्स ने कहा था, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अगर बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जो लॉयर या पॉलिटिशियन थे उसकी डोमिनेशन यहाँ पे थी, ठीक है, जिसके कारण बल्किएस्ट
कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। ये भी कहा जाता है कि ये हिंदूज के द्वारा डोमिनेटेड थे। ठीक है, आपको जैसे कि किताब में लिखा हुआ है कि लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा था अ बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखना, लेकिन आप इसको मान मत लेना, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा अच्छे से सोचना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो किताब में लिखे गए। पहली बात कि जो एलिफेंट थे, ठीक है, एलिफेंट क्या थे, वह कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सील थे। ठीक है, ठप्पा लगाना। दूसरा, बी एन रॉय के बारे में क्या कहा गया है कि बी एन रॉय जो थे वह कंस्टिट्यूएंट एडवाइजर थे, यानी कि ये कौन थे, लीगल एडवाइजर थे, किसके, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। अब एच वी आर अयंगर के बारे में क्या कहा गया था, ये सी आर यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी हैं। एस एन मुखर्जी के बारे में क्या कहा गया कि चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण के बारे में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे, यानी कि इन्होंने ही अपने हाथों से लिखा था इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ कुछ है, वो क्या है कि शांति निकेतन के द्वारा क्या किए गए थे, यहाँ पे ब्यूटीफाइड किए गए थे ओरिजिनल वर्जन को, और नंदलाल बोस ने क्या किया, प्लस साथ में यहाँ पे और है राम मनोहर सिन्हा। प्रियम्बल का जो आपको देखा होगा ब्यूटीफाइड वे में जो लिखे गए हैं, वो कौन थे, राम मनोहर सिन्हा ने किया था। कैलीग्राफ किए थे प्रियम्बल को किसने, प्रेम बिहारी नारायण। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जो हिंदी वर्सन कैलीग्राफ किए गए थे वो था वसंत कृष्णा वैद्य के द्वारा, और इसको डेकोरेट किए गए थे नंदलाल बोस के द्वारा। इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं एक पीटी में एक छोटा छोटा फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह डाले जा सकते हैं, और आपको स्टेट पीसीएस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद करने होंगे। ठीक है, वो ये था कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, दिसंबर 9 1946 को हुई थी, और उसमें टोटल कितने लोग आए थे, 211 लोग आए थे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच प्रैक्टिस के बेसिस पे जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या किया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट असेंबली के चुने गए थे। इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट दो थे, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा मंचारी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिसंबर 13 1946 को, जिसको अडॉप्ट किए गए थे कब, जनवरी 22 1947 को, है ना। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था आपको पता ही है, मॉडिफाइड वे में प्रियम्बल को अडॉप्ट किए गए थे, है ना। तो ये था आपका लेसन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट लेसन हम लोग आएंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। थैंक यू।